गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप पिछले पार्ट में संसाधनों के विकास के बारे में, वर्गीकरण के बारे में जान चुके हैं। आज हम संसाधनों, भूमि संसाधन के महत्व के बारे में बात करेंगे। आप जानते हैं भूमि प्रकृति प्रदत्त निःशुल्क उपहार है, प्राकृतिक संसाधन है। तो अब हम लोग आज जो है भूमि संसाधन का क्या महत्व है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भूमि संसाधन हमारे जीवन का आधार होता है। भूमि के बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा अस्तित्व ही भूमि पर आश्रित होता है। हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न क्रियाकलाप, एक्टिविटीज भूमि पर ही आश्रित होता है। इसलिए यह जो है हमारे जीवन का आधार कहा जा सकता है। खेती बाड़ी, पशुपालन, उद्योग धंधे, कल कारखाने, मकान, जो भी है भूमि पर आधारित होता है। अतः यह हमारे जीवन का आधार होता है तथा आर्थिक विकास का भी आधार होता है। हमारी जितनी आर्थिक क्रियाएं होती हैं वह येन केन प्रकारेण भूमि पर ही निर्भर करती हैं, चाहे बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा उद्योग हो, पशुपालन हो, हमारे रहने का स्थान, आज सब भूमि पर ही होता है। प्राथमिक उद्योगों का विकास भी भूमि पर होता है। जिस क्षेत्र में जहाँ की जमीन, जहाँ का वातावरण जिस योग्य होता है, वहाँ पर उससे संबंधित उद्योग पनपते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसमें क्षेत्रवार वहाँ उपस्थित कृषि फसलों पर आधारित उद्योगों की भी स्थापना की जाती है। तो हम कह सकते हैं कि भूमि जो है प्राथमिक उद्योगों का भी आधार है, यह व्यापार का भी आधार है। भूमि उत्पादन का एक अनिवार्य साधन है, जिसके माध्यम से हम उद्योग स्थापित करते हैं, उसके लिए कच्चा माल प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भूमि जो है व्यापार का भी महत्वपूर्ण साधन है। यह शक्ति का भी एक आधार स्तंभ है, महत्वपूर्ण साधन है। शक्ति के जो भी संसाधन हैं, कोयला, पेट्रोलियम या जैव संसाधन जो भी हैं, वह कहाँ पाए जाते हैं? वह भूमि पर ही पाए जाते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि भूमि का हमारे जीवन में चतुर्दिक महत्व है। भूमि के बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यह हमारे जीवन का
चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, सबका आधार स्तंभ है। इसके बाद हम आएंगे सेकंड पॉइंट आज का, भूमि निम्नीकरण एवं संरक्षण के उपाय। भूमि का निम्नीकरण और उसके संरक्षण के उपाय, अर्थात उसको बचाने के उपाय। हमारी गतिविधियों के द्वारा न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक शक्तियों को भी बल मिला है। देखें, जब भूमि का निम्नीकरण प्राकृतिक रूप से होता था तो उसकी रफ्तार धीमी थी, मंद थी, लेकिन हमारी एक्टिविटीज के कारण, हमारे क्रियाकलापों के द्वारा, औद्योगिकरण के द्वारा यह क्रिया तेज हो गई है, यह प्रक्रिया तीव्र हो गई है और इससे भूमि को अधिक नुकसान पहुंच रहा है और इससे प्राकृतिक शक्तियों को भी बल मिला है। अपशिष्ट भूमि निम्नीकृत भूमि होती है। अपशिष्ट भूमि, अपशिष्ट माने फालतू भूमि, जिसका कोई उपयोग न किया जा सके, जिसका उपयोग न किया जा सके, तो हमारे क्रियाकलापों के द्वारा बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं और ये आधुनिक युग में और तीव्र होती जा रही है, जिसमें चट्टानें, शुष्क बंजर और रेगिस्तानी क्षेत्र शामिल हैं। इस समय भारत में 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है, जिसमें 28% वन, 56% जल, 10% वायु तथा 6% क्षेत्र लवणी व क्षारीय निक्षेपों से प्रभावित है। कुछ मानव क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण व खनन ने भी भूमि के निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाई है। कुछ प्राकृतिक कारकों के द्वारा भी भूमि का निम्नीकरण होता है, जैसे वायु व जल के द्वारा मृदा की ऊपरी परत का अपरदन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप मिट्टी के बर्तन में सेल खड़ी के प्रयोग से अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित होती है, जो उसकी परत भूमि पर जम जाती है तो मृदा के जल अवशोषण की प्रक्रिया बाधित होती है। औद्योगिक जल के निकास से भी भूमि व जल प्रदूषण होता है। खनन और उत्खनन के द्वारा झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में निम्नीकरण होता है। अतिचारण, पशुओं के अधिक चराने के कारण पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भूमि में निम्नीकरण होता है। औद्योगिकरण के कारण मृदा में जल संदन के द्वारा पूरे भारत में भूमि का निम्नीकरण होता है। अब इसको सुधारने के लिए, इस पर रोक लगाने के लिए हमें वनारोपण और चारागाहों की उचित व्यवस्था करना चाहिए। पेड़ों की रक्षक मेखला और पशुचारण पर नियंत्रण करना चाहिए। ये मेखला क्या होती है? रक्षक मेखला दो खेतों के बीच में रिक्त स्थान रखकर उसमें पेड़ों को लगाना रक्षक, मृदा रक्षक मेखला कहलाती है, या इसको रक्षक मेखला भी कहते हैं। इसके साथ साथ रेतीले टीलों को
कांटेदार झाड़ियां लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया करनी चाहिए। भूमि के कटाव का रोकथाम करना चाहिए। बंजर भूमि का उचित प्रबंधन करना, खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल का परिष्करण करके जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका भारत में भूमि सुधार। भारत में भूमि सुधार। भूमि सुधार से तात्पर्य बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने की क्रिया है। इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि अनेक कारणों से भूमि की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है, जिससे यह धीरे धीरे बंजर हो जाती है। इसके आवश्यक उर्वर तत्व नष्ट हो जाते हैं। ऐसे में इस प्रकार की भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने की जरूरत होती है। भारत में भूमि सुधार के उद्देश्य या उपाय को जानने के लिए सबसे पहली बात होती है बंजर भूमि को उपजाऊ बनाना। वृक्ष और वनस्पति रहित भूमि में वनीकरण करना। ऐसे स्थान पृथ्वी का भूमि का वह भाग जहां पर कोई वनस्पतियां नहीं है, उसको वनस्पतियों से आच्छादित कर देना। भूमि को बंजर होने के लिए खुला न छोड़ना, क्योंकि खुली भूमि पर मृदा अपरदन अधिक होता है। मृदा अपरदन क्या है? भूमि की ऊपरी परत का, भूमि की ऊपरी परत का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना भूमि अपरदन या मृदा अपरदन कहलाता है, जो कि मृदा की ऊपरी परत ही उपजाऊ होती है। तो जब मृदा की ऊपरी सतह, ऊपरी परत एक स्थान से दूसरी स्थान चला जाता है तो मृदा बंजर हो जाती है, अनुपजाऊ हो जाती है। तो इसको रोकने के लिए हमें खाली स्थानों पर वीरान पड़ी मृदा पर वृक्षारोपण करना चाहिए। इसके द्वारा हम मृदा अपरदन पर रोक लगा सकते हैं और खनन नियंत्रण, औद्योगिक जल के परिष्करण करके जल और भूमि प्रदूषण को कम कर सकते हैं। वृक्ष और वनस्पति रहित भूमि में वृक्षारोपण करके मृदा की पीएच क्षमता को सही करना, अर्थात इसकी अम्लीयता अथवा खारेपन को कम करना। भूमि में जैव रासायनिक तत्वों के संतुलन को सही करना। भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम, बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, वृक्षारोपण कार्यक्रम, रेगिस्तानी भूमि विकास कार्यक्रम, खारी भूमि विकास कार्यक्रम। उसके बाद आपका आता है मृदा संसाधन। मृदा सबसे महत्वपूर्ण और नवीकरण करने योग्य प्राकृतिक संसाधन है। इसके कुछ ही सेंटीमीटर मोटी परत बनने से ही लाखों वर्ष लग जाते हैं। मृदा निर्माण के प्रमुख कारक उच्चावच, संस्तर शैल, जलवायु, वनस्पति, अन्य जैव पदार्थ और समय है। तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिमनदी और अपघटन क्रियाएं आज मृदा बनने की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। मृदा जैव और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। जैव उसमें मिले हुए
जैव पदार्थ क्या मिलते हैं? घास फूस वनस्पतियाँ या कीड़े मकोड़े या जो जीव उसमें मिलते रहते हैं। तथा अजैव पदार्थ क्या हैं? चट्टानें, जिनके टूटने फूटने से मृदा का निर्माण होता है। इस तरह से मृदा एक प्राकृतिक संसाधन है जो जैव और अजैव दोनों प्रकार के संयोग से बनती है और यह एक लंबी प्रक्रिया होती है। इसकी कुछ सेंटीमीटर, कुछ सेमी की मोटाई वाली परत बनने में सैकड़ों हजारों वर्ष लग जाते हैं। नेक्स्ट है आपका मृदा का वर्गीकरण। मृदा का वर्गीकरण तो रासायनिक और भौतिक गुणों जैसे रंग, बनावट, मोटाई आदि के आधार पर भारत की मृदाओं को निम्न वर्गों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा भारत में विस्तृत रूप से फैली हुई है। इसका निर्माण हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए निक्षेपों से होता है। अर्थात यह जलोढ़ मिट्टी जो है यह जल के द्वारा लाए गए अवसादों के जमने के कारण होती है। जो जल के द्वारा मिट्टी, कंकड़, बालू आदि के कण आते हैं और एक निश्चित स्थान पर जमा हो जाते हैं। तो इस तरह से जिस मृदा का निर्माण होता है उस मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी की संज्ञा दी जाती है। यह मृदा भारत के संपूर्ण क्षेत्र के 45.6% भाग में फैली है। जलोढ़ मृदा की उर्वरक क्षमता अधिक होती है। जिन क्षेत्रों में यह मिट्टी पाई जाती है वहाँ कृषि अधिकता से की जाती है और वहाँ पर घनी जनसंख्या रहती है। जलोढ़ मृदा की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं। यह उत्तरी मैदान के अतिरिक्त सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा राजस्थान, गुजरात तक फैली हुई है। यह पूर्वी तटीय मैदान में महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टाओं में भी पाई जाती है। ये डेल्टा क्या है? जहां कोई नदी समुद्र में मिलती है अथवा जहां 2 नदियों का मिलान बिंदु होता है तो एक त्रिभुज जैसा आकार बनता है। तो उस त्रिभुज जैसे आकार को डेल्टा कहते हैं, कटान बिंदु पर। तो इस मृदा में रेत, सिल्ट और चिकनी मिट्टी अर्थात मृतिका विभिन्न अनुपात में पाए जाते हैं। यह मृदा पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती है जो गन्ना, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों के व दलहनी फसलों की खेती के लिए उपयोगी होती है। जलोढ़ मृदा पर्वतों की तलहटी पर बने मैदानों जैसे द्वार, चौक और तराई क्षेत्रों में सामान्य रूप से पाई जाती है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को 2 भागों में बांटते हैं, बांगर और खादर। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं तथा नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। सूखे क्षेत्रों में मृदाएं अधिक क्षारीय होती हैं। इनमें
सही उपचार और सिंचाई करके इनकी गुणवत्ता बढ़ाई जा सकती है। काली मिट्टी, नेक्स्ट है आपका काली मिट्टी। इस मृदा को रेगुर या काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 45.6 भाग पर पाई जाती है। काली मृदा की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं। यह मृदा दक्कन के पठार के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है, जो लावा जनक शैलों से बनी होती है। इसका उद्भव यह जो है लावा ज्वालामुखी क्षेत्रों में लावा के शांत होने से, उसके ठंडा होने से इसका निर्माण होता है और इसीलिए इसका रंग भी काला होता है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठार के अतिरिक्त यह दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदी की घाटियों तक पाई जाती है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। यह मृदा बहुत महीन कणों अर्थात मृत्तिका से बनी होती है। इसमें गर्म और शुष्क मौसम में दरारें पड़ जाती हैं, जिससे इसमें अच्छी तरह से वायु का मिश्रण हो जाता है। गीली होने पर यह मृदा चिपचिपी हो जाती है, जिसके कारण इसे जोतना कठिन हो जाता है। नेक्स्ट है आपका लाल और पीली मृदा। इस मृदा का रंग लाल होता है। यह भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 10.6% भाग पर फैली है। इसका रंग लाल दक्कन पठार के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में लोहे के कणों का आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में फैलने के कारण होता है। यह मृदा जल योजन के कारण पीली हो जाती है। तमिलनाडु, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड के दक्षिणी छोर और पश्चिमी घाट की पहाड़ी के गिरिपाद में पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका लैटेराइट मृदा। लैटेराइट ग्रीक शब्द लेटर से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईंट। लैटेराइट मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। लैटेराइट मृदा के निर्माण में निक्षालन प्रक्रिया की भूमिका होती है। लैटेराइट मृदा उच्च तापमान के कारण जैविक पदार्थों को अपघटित करने वाले बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं, जिसमें इसमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। लैटेराइट मृदा पर अधिक मात्रा में खाद्य और रासायनिक उर्वरक डालकर खेती की जा सकती है। इसमें काजू, चाय, कॉफी तथा कुनैन की फसलें उगाई जाती हैं। यह मृदा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम की पहाड़ियों में पाई जाती है। नेक्स्ट है मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 4% भाग में फैली है। कुछ क्षेत्रों में इसमें नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि झीलों से जल वाष्पीकृत से करके नमक बनाया जाता है। इस मृदा की कुछ विशेषताएं निम्न हैं। यह लाल एवं भूरा होती है, भूरे रंग की होती है। यह सामान्यतः पर रेतीली और लवणी होती है। यह मृदा राजस्थान के अधिकांश भागों में पाई जाती है। इसमें ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है तथा
शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन अधिक होती है। इसमें उचित तरीके से संचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसा कि पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर जिले में हो रहा है। यह मृदा जौ, गेहूं, कपास, मक्का, बाजरा और दालों की खेती के लिए उपयोगी है। यह मृदा पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात, दक्षिणी हरियाणा आदि में पाई जाती है। नेक्स्ट है बनी एवं पहाड़ी मृदा। बनी एवं नेक्स्ट है आपका मरुस्थली बनी एवं पहाड़ी मृदा। बनी एवं पहाड़ी मृदा भारत के 8% भौगोलिक क्षेत्र पर फैली है। यह नदी घाटियों में दोमट और सीढ़दार होती है, लेकिन ऊपरी ढलानों पर इसका गठन मोटे कणों से होता है। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इस मृदा का भारी अपरदन होता है। यह अम्लीय ह्यूमस रहित होती है। यह मृदा मसाले, चाय, कॉफी और उष्णकटिबंधीय फसलों के उत्पादन के लिए उपयोगी होती है। यह नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों और पहाड़ी क्षेत्रों में मिलती है, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश आदि। लवणीय मृदा। यह ऐसी मृदा है जिसे ऊसर मृदा भी कहते हैं। लवणीय मृदा में सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का अनुपात अधिक होता है, इसलिए यह अनुपजाऊ होती है। इसका प्रसार पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टाओं, पश्चिम बंगाल के सुंदरबन क्षेत्रों में है। इसमें जिप्सम डालकर इसकी लवणता को कम किया जा सकता है। पीट या जैविक मृदा। पीट या जैविक मृदा। यह मृदा भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त फिर से पीट या जैविक मृदा। यह मृदा भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां वनस्पति की वृद्धि अच्छी हो, क्योंकि यहाँ मृत जैव पदार्थ बड़ी मात्रा में जमा होते हैं। इसमें जैव पदार्थ 40 से 50% तक होते हैं। यह सामान्यतः गाढ़े व काले रंग की होती है। यह मृदा बिहार के उत्तरी भागों, दक्षिणी उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। अब हम कल आपको एक नया पॉइंट भारतीय मिट्टी का आर्थिक महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। आज इसी के साथ